नमस्कार दोस्तों। 11 क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं हमने यूपी स्पेशल के 3 लेक्चर देख चुके थे। पहले लेक्चर में हमने यूपी के सामान्य परिचय एवं उसकी स्थिति के बारे में देखा। दूसरे लेक्चर में हमने यूपी को राजनीतिक विभाजन को राजनीतिक विभाजन के माध्यम से देखा। फिर तीसरे लेक्चर में हमने यूपी के 75 जिले तथा उसके 18 मंडल को देखा, एक एक करके किस मंडल में यूपी के कौन कौन से जिले आ रहे हैं, और उसको हमने अच्छे तरीके से बाई ग्राफ यूपी के मैप को 3 पार्ट में डिवाइड करके एक पहले पार्ट में 7 मंडल को डिस्कस किया, और उस 7 मंडल के अंतर्गत कितने 7 मंडल के अंतर्गत यूपी के कितने जिले आ रहे हैं उसको हमने देखा। फिर उस 7 मंडल में यूपी के कितने जिले आ रहे हैं। जैसा कि हमें पता था कि यूपी को 3 पार्टों में जब डिवाइड किया था, तो पहले 7 मंडल में यूपी के 29 जिले आ रहे थे। यूपी के 29 जिले आ रहे थे। दूसरे पार्ट में यूपी को 6 मंडल में डिवाइड किया। इस 6 मंडल में यूपी के 28 जिले आ रहे थे। इस 6 मंडल में यूपी के 28 जिले आ रहे थे। और तीसरे लाइन में हमने यूपी को 5 मंडलों में विभक्त किया, और उस 5 मंडल के अंतर्गत यूपी के 18 जिले आ, यानी कि पहले में 29, दूसरे में 28, तीसरे में 18 जिले। ये जिले इतने हैं। अब हम यूपी को अब जो है अब हम यूपी को भौगोलिक विभाजन के बारे में देखेंगे। यूपी को भौगोलिक विभाजन के रूप में डिवाइड करके देखेंगे कि यूपी भौगोलिक स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर का जो पार्ट है वो उत्तर कहलाता है। उत्तर प्रदेश का जो ऊपर का पार्ट है वो उत्तर कहलाता है। और उत्तर का जो जिला है वो है सहारनपुर। दक्षिण का जो जिला है वो है सोनभद्र। पश्चिम का जो जिला है वो है शामली। पूर्व का जो जिला है यूपी का वो है बलिया। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं में यूपी की अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्थिति है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की यहाँ पे विषम परिस्थिति है। ऊपर का जो पार्ट है सहारनपुर जो है, जैसा कि हमें पता है कि ऊपर जो है उत्तर में हमारे यूपी के ऊपर और ऊपर अगर जाएंगे तो हिमालय पर्वत मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे पता चल रहा है कि सबसे ऊपर जो पार्ट रहेगा वो ग्रेट हिमालय रहेगा। ग्रेट हिमालय के नीचे जब आएंगे तो वो लघु हिमालय रहेगा। लघु हिमालय के नीचे जब आएंगे तो शिवालिक मिलेगी। और शिवालिक के नीचे ही यहाँ पर जो है शिवालिक। और यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर से बहुत सी नदियाँ ये जो हैं बहुत सी नदियाँ यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तर के भाग से ऊपर हिमालय से निकलकर हमारे ऊपरी मैदान है यूपी का, उसमें आकर गिरती है और अपने द्वारा उपजाऊ मिट्टी ले आती है। जैसे अगर यहाँ से देखें तो यह हिमालयी पर्वतपदीय क्षेत्र है। पर्वतपदीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और बड़े बड़े हिमखंडों को, बड़े बड़े पहाड़ों के पार्टों को तोड़ती हैं और लाकर यहाँ पर छोड़ देती हैं। फिर उसके बाद ये नदियाँ आपस में यहाँ से जो है हिमालय जो पर्वतपदीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को लाकर छोड़ देती है।
और इन्हीं यहीं इसी पर्वतपदी क्षेत्र में ये हिमालयी नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं, जिसे इन बड़े बड़े पत्थरों से जो बना मैदान होता है, इन जो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ जो मैदान है, इसे भाभर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाभर कहते हैं। भाभर जो होते हैं वो बड़े बड़े पर्वतों के खंड होते हैं जो नदियों द्वारा तोड़कर लाए जाते हैं, और यहीं पर ये जो नदियां हैं विलुप्त हो जाती हैं। उसके जस्ट बाद अगर हम देखें तो भाभर जो है, भाभर की जो चौड़ाई है वो उत्तर में भाभर की जो चौड़ाई है वो उत्तर में 34 किलोमीटर है। और जैसे जैसे हम इसके पूर्व में जाएंगे, जैसे जैसे हम इसके पूर्व में जाएंगे, इसकी जो चौड़ाई है ये बढ़ जाएगी, 80 से 90 किलोमीटर देखने को। जो उत्तर में है जो उत्तर में है सॉरी भाभर का जो चौड़ाई है, भाभर की चौड़ाई जो है उत्तर में वो ज़्यादा है, पूर्व में जाने पर इसकी जो चौड़ाई है ये कम हो जाएगी। अगर हम भाभर की चौड़ाई उत्तर में देखें तो ये एवरेज में 34 किलोमीटर तक दिखेगी, और हम जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे उसकी चौड़ाई जो है कम हो जाएगी। इसका कारण है क्योंकि नदियाँ जो है इधर से क्रॉस की हैं, यहाँ से आई है और अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लाई है, और इधर साइड जाते जाते नदियाँ जो हैं कम हैं। इस साइड में जो है नदियों का गम कम है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भाभर के मैदान दिखेंगे और पूर्व साइड में कम दिखेंगे। भाभर के जस्ट बाद नदियाँ जो हैं भाभर के जस्ट बाद नदियाँ जो है तराई क्षेत्र में दिखती हैं। तराई क्षेत्र में जब आते हैं, तराई क्षेत्र एक पट्टी होती है, भाभर के बाद तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र जो है उत्तर में, तराई क्षेत्र जो है उत्तर में, तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो कम है। दक्षिण में, उत्तर में जो है तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है पश्चिम साइड में यहाँ पे कम है, लेकिन पूर्व में तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई है ये 80 से 90 किलोमीटर तक देखने को। ये जो तराई क्षेत्र है पूर्व से, ये तराई क्षेत्र जो है पूर्व में 80 से 90 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसी को ये उत्तर क्षेत्र में चले जाएं तो ये तराई जो है, तराई का जो मैदान है इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती दिखेगी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो पार्ट आएगा, तो यूपी का जो मैदान आएगा, क्योंकि यूपी का मैदान जो है वो नदियों द्वारा बनाया गया है। बहुत सी नदियाँ यहाँ पर आकर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी ले आती हैं और यहीं पर छोड़ती हैं, जिसके कारण से यूपी का एक विशाल मैदान बनकर तैयार होता है, जिसे गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों के द्वारा निर्मित हुआ है। इस गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इस साइड के मैदान को हम कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, बीच के मैदान को कहते हैं मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और इधर इस साइड को कहेंगे पूर्वी गंगा का मैदान। फिर से देख लीजिए, तो ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपर की दिशा में जो मिलेगा ये ऊपरी गंगा का मैदान है। बीच में जो मिलेगा इसे मध्य गंगा का मैदान है, और पूर्व में जो मिलेगा उसे पूर्वी गंगा का मैदान। यानी कि हम गंगा के मैदान को 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान। पूर्वी गंगा का मैदान। और ये जो गंगा का मैदान है ये गंगा नदी द्वारा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई हुई उपजाऊ मिट्टियों से निर्मित हुआ है। और फिर इसके और नीचे चलेंगे, अगर यूपी के हम दक्षिण पार्ट में आ जाएंगे तो ये यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जिसे हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार एवं बुंदेलखंड का पठार या दक्षिण का पहाड़ी भाग। बुंदेलखंड का पठार कहेंगे या दक्षिण का पहाड़ी भाग कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर विंध्य पर्वत मिलेंगे, अरावली मिलेंगी, विंध्य पर्वत, अरावली, ये सब पहाड़ियाँ मिलेंगी। कैमूर का पठार मिलेगा, दक्षिण का पठार मिलेगा, ये सब पहाड़ियाँ जो मिलेंगी। इसलिए ये पार्ट जो है यूपी का पहाड़ी है। तो हमने देखा, क्या देखा?
अगर हम ऊपर से नीचे क्रम लगाएं तो ऊपर से अगर नीचे क्रम लगाएं तो हमें सबसे ऊपर यूपी के सबसे ऊपर मिलेगा, हमें पहले तो मिलेगा शिवालिक। शिवालिक मिलेगा। शिवालिक के जस्ट बाद आएंगे तो शिवालिक से जो नदियाँ निकली हैं, शिवालिक से जो नदियाँ निकली हैं ये भाभर क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो ये भाभर मिलेगा। भाभर मिलेगा जो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लाते हैं और छोड़ देती हैं नदियाँ, और यहीं पर नदियाँ विलुप्त भी हो जाती हैं। उसके बाद गंगा का मैदान मिलेगा। गंगा का मैदानी भाग मिलेगा। उसके बाद बुंदेलखंड का पठार मिलेगा। खंड का, सॉरी, शिवालिक मिलेगी। शिवालिक के बाद भाभर मिलेगा। भाभर के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है, ये नीली पट्टी जो दिख रही है, इसे कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मिलेगा। तराई क्षेत्र मिलेगा। सबसे पहले शिवालिक मिलेगा, शिवालिक के बाद भाभर मिलेगा, भाभर के बाद तराई क्षेत्र मिलेगा, तराई क्षेत्र के बाद ये गंगा का मैदान मिलेगा। गंगा का मैदान मिलेगा जिसे हम 3 भागों में बांटे हैं। गंगा के मैदान के बाद तब ये पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र, जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं। दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र। ये अगर ये क्रम देखें, क्या में पूछता है उत्तर से दक्षिण का क्रम, नॉर्थ से साउथ का क्रम है ये। उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर लगाने को कहे तो यही लगेगा। सबसे पहले शिवालिक, फिर भाभर, फिर तराई, फिर गंगा का मैदान, फिर दक्षिण का पठार, या इसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक, तो ये है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन के बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपर शिवालिक यानी कि हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत, अगर हम और ऊपर जाएं तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय मिलेगा। ग्रेट हिमालय के नीचे लघु हिमालय मिलेगा। लघु हिमालय के नीचे शिवालिक मिलेगी। शिवालिक के नीचे यहाँ पर ये हमारा भाभर का क्षेत्र मिलेगा। ये भाभर का क्षेत्र नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े पत्थरों के अवसादों से बना होता है, जिसमें नदियाँ खुद विलुप्त हो जाती हैं। फिर ये आगे चल करके तराई के क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, और फिर ये हमारा तराई का क्षेत्र मिलेगा। तराई का क्षेत्र की खासियत ये है कि ये उत्तर में अगर हम जाएंगे, जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे तराई का क्षेत्र जो है वो पतला होता जाएगा, और जैसे जैसे हम पूर्व में जाएंगे तराई का क्षेत्र जो है मैदानी मैदान है, तराई का क्षेत्र जो है उसकी लंबाई 80 से 90 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो गंगा का मैदान मिलेगा, और गंगा के मैदान को हम गंगा के मैदान का जो निर्माण हुआ है वो गंगा नदी द्वारा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ मिट्टी के कारण हुआ है। गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांट देते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान, ये होता है। उसके बाद अगर हम जस्ट और नीचे आएंगे, अगर हम अपने यूपी के दक्षिणतम पार्ट पे आएंगे यानी कि दक्षिण भाग में आएंगे तो हमें पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे। यूपी में पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे जिसे हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। बुंदेलखंड का पठार या दक्कन का पठार कहते हैं। इसी को हम दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विंध्य पर्वत और कैमूर की पहाड़ियाँ आदि ये सब देखने को मिलती हैं। ठीक, अगर हम देखें तो हमारा जो एक चीज़ और देख लीजिए, अगर हम ये देखें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कहाँ से
अपनी वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा का जल वो कहाँ से प्राप्त करता है? यहाँ जो वर्षा होती है तो ये जो पार्ट है, उत्तरी पार्ट जो है, ये उत्तरी पार्ट हरियाणा पंजाब वाला जो पार्ट है, ऊपरी गंगा का मैदान जो है, ऊपरी गंगा का मैदान जो है, ये हरियाणा पंजाब वाला जो है, ये पश्चिमी विक्षोभ से जो दिसंबर जनवरी के महीने में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो वहाँ जो ये जो पानी यहाँ पर जो बरसात होती है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। समझ गए? जो ऊपरी गंगा का मैदान है, जो यूपी का ऊपरी गंगा का मैदान है, वहाँ जो वर्षा प्राप्त होती है हरियाणा पंजाब इन स्थानों पर, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तथा मध्यवर्ती गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान, यहाँ पर जो वर्षा प्राप्त होती है ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। एक बार फिर क्लियर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी भाग है, जो नॉर्थ में है, जैसे जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब स्थानों पे जो वर्षा प्राप्त होती है जनवरी और दिसंबर के महीने में, ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। ठीक। और इसके मध्यवर्ती गंगा के मैदान और पूर्वी गंगा के मैदान, इनको जो वर्षा प्राप्त होती है ये बंगाल की खाड़ी से होती है, ना कि अरब सागर से होती है। एकदम क्लियर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, हरियाणा पंजाब, इसको जो वर्षा प्राप्त होती है ये पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है। तथा गंगा के मध्यवर्ती एवं पूर्वी मैदान को वर्षा जो प्राप्त होती है ये बंगाल की खाड़ी से होती है, ना कि अरब सागर। अरब सागर से इसलिए नहीं होती क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो अरावली जो पर्वत है वो अरब से सागर से चलने वाले मानसून के पैरेलल रहता है, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं करा पाती है। और ये बंगाल की खाड़ी से ये वर्षा होती है। और जो ये पार्ट है थोड़ा सा हमारा मथुरा राजस्थान साइड का जो पार्ट है, जो मथुरा है, ये अर्ध शुष्क होता है। ये अर्ध शुष्क। मैं आशा है कि एकदम क्लियर हो गया होगा। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन एकदम क्लियर हो गया होगा। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को हम 4 पार्ट में बांट चुके हैं। कौन कौन सा? भाभर, यानी कि सबसे पहले अगर देखें तो शिवालिक से जस्ट नीचे भाभर के बाद ये गंगा का मैदान, गंगा के मैदान के बाद दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र, और उसके बाद उत्तर प्रदेश को कौन कौन सी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है ये भी क्लियर हो चुका। बाकी का जो क्लास है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।